नमस्कार नेपाली मित्रों। डोनाल्ड लू जैसा खतरनाक कुटिल आदमी नेपाल पहुंचा और उसने नेपाल में कुछ नेताओं से मीटिंग की। पहले तो ये जान लीजिए कि डोनाल्ड लू इतने खतरनाक आदमी है कि बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया और बांग्लादेश की ऐसी की तैसी कर दी। ये ऐसी की तैसी क्या हुआ? बांग्लादेश के पास में $46 बिलियन का रिजर्व था, अब वो घटते घटते $26 बिलियन का रह गया। इतना नुकसान हो गया बांग्लादेश को। आने वाले समय में बांग्लादेश के हालात पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी सारी जिम्मेदारी है डोनाल्ड लू की। यानी ये बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हैं। ये नेपाल में पहुंचे, इनकी मीटिंग हुई शेर बहादुर देउबा से। इस पर नेपाली लोगों का कहना है कि डोनाल्ड लू नेपाल में आए BRI को कैंसिल करवाने के लिए। देखिए, हमने कहा डोनाल्ड लू बहुत ज्यादा राजनीतिक और खतरनाक आदमी है। वो किसी भी देश का नुकसान कर सकते हैं यदि वो देश उनके पक्ष में नहीं गया तो। लेकिन यहां पर डोनाल्ड लू ने क्या बात कही? डोनाल्ड लू ने क्या कहा नेपाल को कि भाई चीन के साथ में आपने BRI एग्रीमेंट किया, लेकिन ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। नेपाल और चीन के बीच में जो समझौते हुए वो समझौते अनुदान में होंगे या ऋण में होंगे, यानी ट्रांसपेरेंटी की बात कही डोनाल्ड लू ने, जो कि गलत नहीं है। अब आप कहेंगे डोनाल्ड लू तो खतरनाक आदमी है, तो यहां पे सही कैसे कह दिया? यहां पे डोनाल्ड लू बिल्कुल सही कहे, क्योंकि नेपाल के और विश्लेषक, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिद्धार्थ गौतम, हेमंत सेदाई जैसे और भी बहुत सारे विश्लेषक मौजूद है नेपाल में, जो पिछले 4 साल से एक ही चीज कह रहे हैं कि चीन नेपाल जब समझौता होता है तो वो जनता के सामने नहीं रखा जाता है। जब नुकसान होता है तब जनता के सामने आता है, जैसे पोखरा विमानस्थल। यानी ट्रांसपेरेंटी नहीं है, जनता के सामने नहीं है कि चीन और नेपाल के बीच में क्या समझौते हुए, कितना % ब्याज पे नेपाल ने पैसा लिया, ये चीजें नहीं बताई जाती है। और नेपाल की जनता भी आंख मूंझकर चीन पर भरोसा करती है। इस कारण क्या होता है कि नेपाली जनता सरकार से सवाल नहीं पूछती है। डोनाल्ड लू जितने भी खतरनाक आदमी हो, चाहे वो भारत के लिए हो, बांग्लादेश के लिए हो, लेकिन नेपाल में उन्होंने एक चीज अभी सही कहा कि ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए चीन नेपाल BRI समझौते में। हालांकि ये नेपाल का आंतरिक मामला है, इसमें डोनाल्ड लू को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन जो कहा डोनाल्ड लू ने वो बिल्कुल सही कहा कि चीन नेपाल में जो समझौते होंगे वो क्लियर होने चाहिए कि कितने अरब डॉलर के समझौते होंगे, कितने % ब्याज पर है, क्योंकि चीन किसी भी देश को 4% ब्याज पर पैसा देता है। भारत लेगा तो केवल भारत या अमेरिका ऐसे देश हैं जिनको 2.5% पे मिल जाएगा, ठीक। लेकिन भारत के अलावा, अमेरिका के अलावा चीन किसी भी देश को पैसा देगा 4% से नीचे नहीं देगा। ये हमने बहुत बड़ी रिपोर्ट पहले ही पढ़ चुके हैं हम इस बारे में। दोस्तों, 4% ब्याज बहुत होता है। देखिए, चीन कोई बैंक थोड़ी है, ना कोई एशियन बैंक है, ना वर्ल्ड बैंक है। चीन तो एक प्रकार का साहूकार है, उसको तो व्यापारी देश है, उसको तो पैसा देना है। अब नेपाल वो पैसा खा जाए, अपनी परियोजनाओं पे काम करे, वो नेपाल की गलती होगी। तो डोनाल्ड लू ने क्या कहा कि भाई चीन के साथ में ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए कि समझौते किस रूप में होंगे, अनुदान है कि ऋण है, दूसरा कितने % ब्याज पे है, कितने रुपए के समझौते होंगे, ये सब कुछ होना चाहिए। यहां पे कम से कम मुझे लगता है 7 खरब से लेके 10 खरब रुपए तक जाएंगे सारे समझौते जो BRI के तहत चीन के साथ में हुए हैं। ज्यादा भी जा सकते हैं। अकेले 5-6 खरब की तो चीन नेपाल रेलवे लाइन है, सोच लीजिए। तो और भी तो सारे प्रोजेक्ट हैं इसमें, बहुत सारे, तो लगभग 10 खरब भी जा सकता है। 10 खरब का 4% ब्याज 40 अरब रुपए होता है सालाना, यानी बहुत ज्यादा। नेपाल की GDP का आधा % ब्याज में चले जाएगा। लेकिन एक बात भी है कि जो 10 खरब रुपए आएगा, चलिए माना उसमें 50 अरब का घपलेबाजी हो गया, वो तो हर देश में होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को $60 बिलियन दिया चाइना ने, टोटल कर्जा। उसमें क्या हुआ कि $5 बिलियन तो वहां के नेता ही खा गए, वहां की सेना ही खा गई, ठीक है। तो $60 बिलियन क्यों लिया पाकिस्तानी सेना ने? क्योंकि भाई सेना में बैठे अधिकारियों को पता था
कि जब चाइना ये पैसा देगा तो उसमें 4-5 बिलियन डॉलर हमें भी मिलेगा। 4-5 बिलियन डॉलर 4-5-6-7 खरब रुपए होता है लगभग नेपाली करेंसी में। इतना पैसा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मिला, कुछ नेताओं को मिला, और उन्होंने क्या किया, वो पैसा अपने नाम पे जमा कर दिया, पाकिस्तान को चीन के कर्जे में लाद दिया। हालांकि BRI बन रही है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रही है, बन रही है। BRI के तहत सड़क प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है, लेकिन नेता लोगों के तो मजे पड़ गए, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के खूब पैसा मिल गया उनको। तो ये जो चीन नेपाल रेलवे लाइन आएगी या BRI समझौते होंगे, इसमें भी नेपाल के बहुत सारे नेता खूब पैसे वाले हो जाएंगे, कन्फर्म बिल्कुल। देखिए धांधली हर जगह होती है, चाहे भारत में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, ठीक है। क्योंकि हम इन 4-5 देशों का जूरी सिस्टम एकदम खत्म है, भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, खत्म बिल्कुल। चीन जैसा नहीं है। चीन का जो न्यायिक व्यवस्था है ज्यादा अच्छी है भारत नेपाल की अपेक्षा, वहां पे भ्रष्टाचार करना आसान नहीं है। तो चाइना से जो पैसा नेपाल में आएगा, उसका सामान भी आएगा, पैसे भी आएगा, नेपाल के बहुत सारे नेता पैसा जरूर कमाएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। हाँ, उससे विकास काम होंगे, बिल्कुल होंगे। और वो पैसा यदि गलत इस्तेमाल हो गया, जैसे पोखरा विमानस्थल पे गलत पैसा यूज हुआ, वो नुकसान हो गया नेपाल को। इसी प्रकार चीन के द्वारा दिया गया ऋण यदि नेपाल ने गलत यूज किया तो पैसा डूब जाएगा। डूबेगा तो नहीं, विकास तो होगा ही होगा। पोखरा विमानस्थल बना ना, भले कर्जा हो गया नेपाल के ऊपर, पर बना तो सही एक विमानस्थल, विकास तो हुआ। चीन नेपाल रेलवे लाइन बनेगी, भले ही पैसा ना कमा पाए, लेकिन रेलवे लाइन तो बनेगी, विकास तो है नहीं है। तो डोनाल्ड लू जो कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए चीन नेपाल BRI समझौतों में, वो भले कितने खराब आदमी हो, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। क्योंकि जब चीन नेपाल समझौतों में पारदर्शिता होगी तो जनता को सब कुछ पता लगेगा, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती है। जब जनता, नेपाल की जनता ये समझ जाएगी कि भाई इतना पैसा लेने से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ विकास भी हो जाएगा, पारदर्शिता होगी, जनता को सब कुछ पता होगा। लेकिन जब जनता को लगेगा कि भाई इतना पैसा हम नहीं चुका सकता है नेपाल, तो जनता विरोध करेगी, ठीक। तो जनता के सामने आना, ये चीजें बहुत जरूरी है। भारत नेपाल समझौते जो होते हैं ये पारदर्शित होते हैं, इसमें रिश्वतखोरी अब नहीं होती है, पहले हुई थी राजा के समय में। जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार नेपाल के लिए 2.5 करोड़ रुपए पास किया था, जब भारत में बजट पेश होता है ना, तो नेपाल के लिए भी पैसा दिया जाता है, 7 अरब 8 अरब हर साल, वो अनुदान होता है। जब भारत, ध्यान में रखिए, जब भारत में बजट पास होता है तो नेपाल के लिए भी भारत की तरफ से बजट दिया जाता है, वो हर साल दिया जाता है। इस साल लगभग शायद 11 अरब रुपए दिया है भारत ने, ये अनुदान होता है, हर साल दिया जाता है। तो 2.5 करोड़ का अनुदान 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के लिए बजट में दिया था, उसमें घोटाले हो गए थे। तो तभी से क्या सिस्टम बन गया कि भारत नेपाल समझौतों में पारदर्शिता, वो क्लियर होगा कि इतने रुपए का समझौता है, इतने का पैसा यहां लगेगा, ये पैसा यहां लगेगा। इसलिए भारत नेपाल समझौते में घोटाले होने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन चीन के साथ नेपाल समझौते करता है तो वहां घोटाले के चांस इसलिए रहते हैं क्योंकि उनमें पारदर्शिता नहीं होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी भारत और नेपाल के समझौते होते हैं तो नेपाल के नेता तुरंत विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें खाने को नहीं मिलता है। और चीन के साथ जो समझौते होते हैं उसमें पैसा मिल जाता है अच्छा खासा खाने को, नेताओं को। तो चीन के साथ समझौतों का नेपाली नेता विरोध नहीं करते, लेकिन भारत के साथ करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा खाने को नहीं मिलता है नेता लोगों को। तो डोनाल्ड लू ने जो कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा। भले ही नेपाल के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू कौन होता है बोलने वाला। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई नेपाल के मामले में उसको क्या मतलब पड़ गया बोलने का, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो उसने बात कही वो बिल्कुल सही कही। धन्यवाद।